आता हूं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने एक बड़ा हमला कर दिया है। डोनेट्स्क में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन का वेपन डिपो, सैन्य वाहन तबाह किए हैं। यूक्रेन के 30 से ज्यादा फिलहाल सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अभी जैसे ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टिन विनोद कह रहे थे, डीपॉपुलेट हो चुका है यूक्रेन, और अगर इस तरीके से यूक्रेन अपना वर्क मैन पावर खोता रहा जो लड़ाई के मैदान में उसका अहम हिस्सा है, तो यूक्रेन यूं भी कमजोर होता जाएगा। लेकिन यूक्रेन का जो हथियारों के डिपो हैं वो तबाह किए। अभी जो हमले की जानकारी आ रही है, सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया है। लेकिन क्या यही रूस का वो हमला है जिसकी रूस बात कर रहा है, या रूस बड़ी तैयारी की अभी उससे पहले की ये कोशिश है रूस की तरफ से? एमजे अगस्टिन विनोद अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए, दो चीजें हैं। मैं अभी रिसेंटली जॉर्जिया भी गया हुआ था। जॉर्जिया भी बहुत पॉजिटिवली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और आप मोल्डोवा में देखते हैं, बहुत लोग अपने ही कुछ साथी बंधु इस पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जो डंकी रास्ता है उससे काफी जो यूक्रेनी लोग जो हैं मोल्डोवा के रास्ते यूरोपियन यूनियन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो एबल बॉडीड लोग हैं जिसको यूक्रेनी आर्मी ने अभी तक पिकअप नहीं किया है, वो पूरे भागने की फिराक में हैं। क्योंकि अगर वो सैनिक बन जाते हैं तो उनको एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई कहते हैं ना। तो आप अगर लड़ेंगे तो रशिया से मरेंगे, नहीं लड़ेंगे तो आपको डेजर्टर घोषित करके यूक्रेन मार रहा है। तो आप दोनों तरफ पिस रहे हैं। तो ये यंग लोग जो हैं, जो अभी तक या तो मरे नहीं, या फिर लंगड़े लूले नहीं हुए, या अभी तक आर्मी में भर्ती नहीं हुए, या जो अभी 18-19 साल के अभी अभी हुए हैं पिछले एक साल में, ये सब पूरे डंकी के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूक्रेन में कोई बचा है, वो बूढ़े लोग बचे हैं, बूढ़ी अम्माएं बची हैं। तो आपका क्या प्राइस आप देना चाहते हैं एग्जैक्टली एक नेटो के टिकट के लिए? आप ये एग्जैक्टली सारा संघर्ष कहां से शुरू हुआ कि आप नेटो का टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे, जो रशिया ने बताया था, भाई तुम इतने पास में आ जाओगे मेरे। और पहले भी खैर इस पे एक अलग शो किया जा सकता है। पहले भी ये नेटो ने कहा था कि ये एक्सपैंड नहीं करेंगे और एक्सपेंशन के मोड में एक्सपेंशन होता चलेंगे। रहा। भैया, तो ये सारी चीजें आप अगर आपका प्राइस ये पे करते हैं कि आप पूरे के पूरे देश को खत्म कर देना चाहते हैं, तो देशवासियों को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा अगर देश एग्जैक्टली बचेगा खड़ा तो। होना पड़ेगा। लेकिन सारी कॉल यहां पर जेलेंस्की ले रहे हैं। जेलेंस्की क्यों ले रहे हैं इस बारे में ज्यादा बेहतर जेलेंस्की समझते हैं। लेकिन अगर किसी देश को अपने डिफेंस के लिए हर बार हाथ फैलाने पड़े तो उसकी लीडरशिप के ऊपर सबसे पहले सवाल खड़े होते हैं। जेलेंस्की भी यही कर रहे हैं। अब वो यूरोपियन कंट्री से एडीज मांग रहे हैं, यानी एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूस बहुत तगड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो कह रहे हैं ड्रोन्स बना रहा है रूस, रोज 70 की क्वांटिटी में गैरॉन ड्रोन बना रहा है। तो अगर हाथ फैलाना ही है तो हाथ फैलाकर अपना डिफेंस नहीं किया जाता और हाथ फैलाकर कंट्री को नहीं चलाया जाता। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के रूप में, अब पुतिन क्या करेंगे और इसमें गलती अब किसकी है? इसका सॉल्यूशन क्या समझ में आता है? क्या ये सारी लड़ाई के जिम्मेदार केवल जेलेंस्की बनते हैं कि उन्होंने अपनी अति महत्वाकांक्षा में नेटो के टिकट के लिए ये सारी तबाही करवा दी और नेटो ने अब तक इस बारे में ओके नहीं कहा है कि वो उनको मेंबर बना रहा है? देखिए राजीव जी, मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ी जा रही है। और यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसका जो इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर ये महाशक्तियां कर रही हैं। क्योंकि ये महाशक्तियां डायरेक्ट वॉर कर नहीं सकती, क्योंकि यदि ये डायरेक्ट युद्ध में जाती हैं तो ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा, तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और ऐसे में ये जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के जो एक भयावह सिनारियो है वो सामने आ सकते हैं, जिसको कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। न्यूक्लियर वॉर अफोर्डेबल नहीं है, कोई भी उसमें नहीं जा सकता, ये एक सच्चाई है, ये महाशक्तियां जानती हैं। लेकिन महाशक्तियां एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही है। यूरोपियन थिएटर में अधिक से अधिक डोमिनेंस को स्थापित करने की ये जो लड़ाई है वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के रूप में हम देख रहे हैं। और ये जो युद्ध है, जाहिर है कि रशिया ने इसको शुरू किया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनकी की मंशा
पुराने सोवियत यूनियन के ग्लोरी को, गौरव को हासिल करने की है, और वहीं अमेरिका और नेटो अपनी जो एग्जिस्टिंग हेजेमोनी है उसको वो डिफेंड करके रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं। और ऐसे में जाहिर है कि ये दोनों एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अति महत्वाकांक्षी है, मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं, और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं सिर्फ यूरोपियन थिएटर में नहीं है, बल्कि वो अफ्रीका में भी आप देखिए तो अपनी वैगनर जो आर्मी के माध्यम से वो एक्टिव रहते हैं। मिडिल ईस्ट रीजन में, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान के साथ भी उनके क्लोज लिंक्स हैं, और सभी पूरे मिडिल ईस्ट में भी अपना इंटरवेंशन वो समय समय पर करते रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के भी राष्ट्रपति पुतिन की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो पूरे विश्व में जाहिर है कि जहां कहीं भी जब कभी भी उन्हें अवसर मिलता है वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी को चैलेंज करने से नहीं चूकते। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि महाशक्तियों के बीच की जो महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बेहद महत्वाकांक्षी नेता है, और अब तो वो एक अन्य जो महत्वाकांक्षी विश्व नेता शी जिनपिंग के साथ क्लोज कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, नो लिमिट पार्टनरशिप तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा विश्व का जो सिनारियो है वो मैं एक तीसरे शीत युद्ध की तरफ बढ़ते हुए देख रहा हूं। एक नए तरीके का पोलराइजेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आज यदि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध तो है ही, लेकिन ये जो स्थितियां हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी हम दिखाई दे सकती है। और जहां तक इस युद्ध के सीज फायर और किसी तरीके की पीस डील का प्रश्न है, तो मेरा मानना है कि ये जो प्रक्रिया है जटिल होगी। यद्यपि कि रशिया ने 3 वर्षों से ज्यादा समय तक रशिया ने भी युद्ध लड़ा है, उसने लाख की संख्या से भी ज्यादा के अपने सैनिकों को गंवाया है। डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए उसे ईरान पर, नॉर्थ कोरिया पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। सैनिकों को भी, वो नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का भी उसने इस्तेमाल किया है। तो रशिया को भी हैवी लॉसेस हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल के लॉसेस हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स के लॉसेस हो। और यूक्रेन का तो जैसा कि अगस्टिन साहब ने कहा कि काफी डिपॉपुलेटेड वो पूरा राष्ट्र हो गया है एक तरह से। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है, और अमेरिका और नेटो भी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का जो अमेरिका है वो अपने टैक्स पेयर्स के पैसे को और ज्यादा नहीं देना चाहता, और वो भी चाहता है कि एक शांति की स्थिति में ये जाए। तो इसमें प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि महाशक्तियों के बीच में एक जो वर्चस्व को स्थापित करने की, एक दूसरे को डोमिनेट करने की महत्वाकांक्षाएं वैसी वैसी बनी हुई हैं, ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी जो सीज फायर की और जो पीस डील की जो प्रक्रिया है वो जटिल होगी, बहुत जटिल होगी। और क्या यूक्रेन को रशिया नेटो में जाने की इजाजत दे देगा, या उसे उस पर सहमत हो जाएगा, या क्या यूक्रेन अपनी जो 5 प्रोविंसेस को रशिया को परमानेंटली दे देगा? क्या नेटो किसी कमजोर स्थिति में आकर के कोई रशिया के साथ पीस डील करेगा, या क्या रशिया ये जो पूरी वार्ता है उसको एक विनिंग सेंस के साथ करेगा? ये सारे जटिल प्रश्न ये कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। इसमें एक सवाल तो ये भी मैं कर सकता हूं, क्या अमेरिका इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा कि रूस कनाडा में अपना एक बेस सेटअप कर ले? और अगर ऐसा नहीं तो शायद रूस इस जगह अपनी बात जो रख रहा है उसमें कुछ दम दिखाई पड़ता है। लेकिन बड़ी खबर का रुख करो, उसके बाद मेजर जनरल के सिन्हा आपसे बात करता हूं। रूस ने यूक्रेन